सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोस्टमार्टम शाला। और मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स और साइंस। तो क्लास 10th में जो भी बच्चे जाने वाले हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, मेरे चैनल पे पढ़ने की खास बात ये है कि मैं आपको सब कुछ बहुत जीरो से लेकर बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम पोस्टमार्टम है, तो हम हर चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, चाहे वो छोटा सा टॉपिक हो, चाहे बड़ा सा कोई न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बताऊं, तो देखिए ये एक ऐसा टर्म है जो कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबको पता है भाई, आपने देखा ही है कि घर में जो आपकी बिजली आ रही है, या जो भी आपका, चाहे कंप्यूटर चल रहा है, चाहे स्क्रीन चल रही है, आपका फोन का बैटरी का चार्ज करना, पंखा चलना, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन को, इसको समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, वैसे अगर मैं जोक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहूं, तो जब मैं क्लास 10th में था तो हमारे यहाँ एक बुक थी जिसमें बोला जाता था, क्वेश्चन था कि विच इज द मोस्ट डेंजरस सिटी, विच इज द मोस्ट डेंजरस सिटी। तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, किसी ने मुंबई बोला, किसी ने अहमदाबाद बोला, किसी ने गुजरात बोला, किसी ने लखनऊ बोला। तो इसी तरीके से अलग अलग सिटीज का नाम लेते गए। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे डेंजरस सिटी है सर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये कितनी डेंजरस है कितनी नहीं, ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी को करंट लगता है तो आपको पता चल जाता होगा कि कितनी डेंजरस है। ठीक है, तो चलो जोक्स अपार्ट स्टार्ट करते हैं। किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ। देखिए आपको ये समझने की जरूरत है कि देखिए जो फिजिक्स में आपको दो टर्म्स बहुत सुनने को मिलेंगे। एक टर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक टर्म होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर आप ध्यान से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखें तो ये दो हिस्सों से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर आप देखें तो वर्ड है इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होगा एट रेस्ट। अब बात अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की करेंगे तो यहां पर भी जिक्र किया जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन डायनेमिक्स के केस में क्या कंसीडर किया जाएगा? एट मोशन। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर यह है कि यही इलेक्ट्रॉन्स जब दौड़ने लगेंगे, ठीक है, जब मोशन में आ जाएंगे, तो यह कहलाएगा करंट। ठीक है, और ये जब हम इसको रेस्ट में स्टडी करेंगे तो यही चीज कहलाएंगे चार्जेस। ठीक है, ये वो वाले चार्जेस नहीं है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बट इन चार्जेस को हम लोग बहुत ही ज्यादा माइन्यूट लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल चार्ज जनरेट कहां से होता है, चार्ज आता क्या है, चार्ज है क्या। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके पूरे के पूरे फिजिक्स में आपको सर दो टर्म बहुत देखने को मिलेंगे। एक होगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक का नाम है इलेक्ट्रो, दूसरे का नाम है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन्स एट मोशन। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब बात की जाएगी ना, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए करंट को दिमाग में रखते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम ब्रॉडर टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे ना, तो ब्रॉडर टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम करंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हम यहां पर दो मेजर कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इससे पहले
कि हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डीप डाइव करें, हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ध्यान से देखा हो तो इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है जो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते होंगे। आपने कई बार आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, आपने देखा होगा, जनरली आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। तो अगर कोई लड़का है और आपने क्लास में बैठे समय किया होगा कि आपके पास हाथ में एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल है और आप क्या करोगे, इस स्केल को अपने बालों पे क्या करोगे सर, रब करोगे। ठीक है, तो जब आप इसको अपने बालों में रब करोगे तो आप देखे होंगे कि जो आपके पेंसिल के छिलके होते हैं, है कि नहीं, आपने अपने पेंसिल के जो छिलके होंगे अगर उनको देखा होगा और इस स्केल को अगर आप पास लाते हो तो आपने देखे होंगे कि इसके कुछ पेपर बिट्स, ये जो छोटे छोटे छिलके हैं, ये इसके साथ चिपक जाते हैं, देखा होगा आपने, कई बार आपने ऐसा देखा होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो सर क्या है, उसके पीछे जो रीजन है, इस रीजन का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या रीजन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा जैसे ठंड के टाइम में, अच्छा ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इस तरह के अपने पास n नंबर ऑफ एग्जांपल हैं। मैं ये ड्राइंग इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो सके, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा ठंड का टाइम, इन विंटर्स आपने देखा होगा इस समय ठंड का टाइम है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऊनी कपड़े होते हैं या स्वेटर वगैरह होते हैं, जब हम पहनते हैं और जब हम उनको कभी स्वेटर को चेंज कर रहे होते हैं या उतार रहे होते हैं तो आपने देखा होगा चट 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 की आवाज आती है। तो ये बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका स्वेटर होता है, ठीक है, जो आपका स्वेटर होता है, उस स्वेटर पे क्या होता है सर, उस स्वेटर पे, ठीक है, ये जो स्वेटर होता है आपका, इस स्वेटर के वूलन नेचर की वजह से इसमें क्या होते हैं, चार्जेस बैठ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से क्या होते हैं, चार्जेस बैठ जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि कोई बंदा, ठीक है, ये चार्जेस, अब होता क्या है कि आप क्योंकि अर्थ के कांटेक्ट पे होते हो, किसके कांटेक्ट पे होते हो, अर्थ के कांटेक्ट पे होते हो, और अगर इसको कोई चांस मिलता है, अगर ये बेसिकली चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, तो अगर इनको कोई चांस मिलता है तो ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है कहां पर, अर्थ में जाकर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि सडन डिस्चार्ज होता है, क्या होता है, सडन डिस्चार्ज होता है ना, सडन डिस्चार्ज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सडन डिस्चार्ज की वजह से आपको स्पार्क की आवाज सुनाई देती है, ठीक है, स्पार्किंग की, आपको चट 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 करने की आवाज आपको आती है, ठीक है। तो ये जितने भी फिनोमिना हो रहे होते हैं यही सर कहलाते हैं क्या, ये सारी की सारी चीजें जो हो रही होती है ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही होती है, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने देखा हो, आज की टीवी की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों ने कुछ टीवीज देखी होंगी जो ऐसी पुराने जमाने की जो टीवी होती है, आपने देखा होगा पुराने जमाने की जो टीवी होती है सर, जिनमें पिक्चर ट्यूब होती है। आज की टीवी की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पुराने जमाने की जो टीवी होती है ना, मोटी सी बड़ी सी, ठीक है, तो अगर वो मान लीजिए 3 या 4 घंटे चल गई, ठीक है, 3 या 4 घंटे चल गई, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आप धीरे से इसके सामने से, जैसे अभी तो ये एलईडी है, तो इसको आप 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे भी चलाए ना और इसके सामने से हाथ करें तो आपको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन जिनमें भी पिक्चर ट्यूब होती है, जो भी मोटी सी टीवी होती है ना, जिनमें पिक्चर ट्यूब लगी होती है, पिक्चर ट्यूब क्या हिस्सा है, ये जो पीछे इसका मोटा सा हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा पिक्चर ट्यूब का होता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अगर इसके आप सामने से हाथ ऐसे हाथ निकालें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा जैसे इसके ऊपर आप जैसे किसी मखमल के ऊपर आप हाथ चला रहे हैं। तो वो अगर आप ऐसा इसको लेके जाएंगे ना तो यहां पर भी आपको छोटा छोटा चटचट की आवाज सुनाई देगी। तो ये सब क्यों हो रहा है सर, इन सब का रीजन क्या है सर, एक ही रीजन है, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। n नंबर ऑफ ऐसे एग्जांपल हैं जो मैं आपको दे सकता हूं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं ये सारे के सारे किसकी वजह से हो रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सर, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सर व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे सर। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड है ग्लास रॉड। ठीक, ये है मेरे पास ग्लास रॉड, और यहां पर हम लोग एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं। कौन सा क्लॉथ लेते हैं? याद रखिएगा, सिल्क क्लॉथ। ठीक, अब हमने किया क्या, ये है स्टेप 1, ये स्टेप 1। हम लोग जाते हैं स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं? स्टेप 1 में हमने ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथ लिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया? हमने इस ग्लास रॉड के ऊपर ये जो सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, इसको रब करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? रब करना स्टार्ट किया। तो रब करने का स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अपन इस पे रगड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास रॉड है और मेरे पास कोई कपड़ा है, तो अगर मैं इस पे ऐसे सिल्क रॉड को रब करूं तो क्या होगा सर? तो कुछ देर तक रब करने के बाद हम इसको वापस दूर ले गए। ठीक है, वापस दूर ले गए। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? इसको दूर ले गए। ठीक है, दूर ले गए। अब जब इनको दूर ले गए तो ऐसा पता चला, इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि इस ग्लास रॉड पे समथिंग कुछ पॉजिटिव सा आ गया है। इस ग्लास रॉड के ऊपर समथिंग कुछ पॉजिटिव सा आ जाता है और इसके ऊपर कुछ नेगेटिव सा आ जाता है। याद रखिएगा, मैं यहां पर एक लाइन बोल रहा हूं, कुछ पॉजिटिव सा आ जाता है और कुछ नेगेटिव सा आ जाता है। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, अब आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने सर ये कैसे कह दिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया होगा और ये इस पे कुछ नेगेटिव आ गया होगा। अच्छा, कहने के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया हो और इस पे पॉजिटिव आ गया हो। क्यों? क्या ये नहीं कहा जा सकता? ये बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। चलिए मान लेते हैं कि इस पे नेगेटिव आ जाता है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है। पॉइंट यहां पर ये नहीं है कि इस पे क्या आया है, पॉइंट ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में से भाई या तो ये नेगेटिव आया होगा या तो इसमें पॉजिटिव आया होगा, या दूसरा केस हो सकता है कि इस पे नेगेटिव आया हो और इस पे पॉजिटिव आया हो। ठीक है, तो ये जो आप पूरा का पूरा प्रोसेस देख रहे हैं ना, अब होगा क्या अगर हम इसी के दो पेयर लेते हैं। क्या लेते हैं? दो पेयर अगर हम लेते हैं। दो पेयर लेने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इन दोनों को आपस में रब कराया, स्टेप ध्यान से रखिएगा, पहले स्टेप में ये दोनों अलग अलग थे, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, दोनों को पकड़ के एक दूसरे को क्या कराया, रब कराया। रब कराने के बाद क्या हुआ, तीसरे स्टेप में हम लोगों ने इन दोनों को वापस दूर दूर रख दिया। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसको और इसको, इन दोनों को किसी रस्सी से लटका देता हूं और दूर दूर लटकाता हूं, ये हो गया मेरा ग्लास रॉड, और एक रस्सी से मैं यहां पर सिल्क क्लॉथ को लटका देता हूं। ठीक है, और आप ऐसा देखेंगे कि भले ही इन दोनों की दूरी है, कुछ एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ दूरियां हैं इनके बीच में, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने एक दूसरे को लटका दिया, बट आप देखेंगे कि यही चीज अगर आप पहले करते हैं, पहले मतलब स्टेप 1 में अगर आप यही चीज करते हैं, मतलब आप दोनों को लटका देते हैं, दोनों को लटका देने का मतलब इसको भी आप लटका दीजिए, इसको भी लटका दीजिए, ठीक है, सेम दूरी पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है,
तो पहले आप देखेंगे कि ये भी अपने उसी पॉइंट पे खड़ा है, ये भी उसी पॉइंट पे खड़ा है, मतलब ये भी बैलेंस्ड होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, और ये भी बैलेंस्ड होगा, इधर हिले हिलेगा नहीं, ये भी बैलेंस्ड होगा, ये भी बैलेंस्ड होगा, ठीक है। बट यहां पर जब आपने इसको इसके साथ रब कराया और स्टेप 3 में रब कराने के बाद जब आप इसको दूर दूर ले गए तो आप देखेंगे कि वही जो लोग पहले बैलेंस थे वो अब क्या होगा, ये इसकी तरफ भागेगा और ये इसकी तरफ भागेगा। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज है, इन दोनों में कोई ऐसी चीज है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है भाई साहब, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब तो एक चीज समझ में आई कि इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ सर, अट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है, अट्रैक्शन हुआ है। ये बात आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप पूरे स्टेप को देखें, पूरे के पूरे स्टेप को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं समझने वाले। क्या कि भाई ऐसा क्या यहां पर हुआ है जिसकी वजह से जब ये पहले ऐसे लटके थे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, ना एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, लेकिन ऐसा इनमें इन तीनों स्टेप में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, जिसकी वजह से ग्लास रॉड भी ऐसे ऐसे हिलने लगी और मतलब ग्लास रॉड भी ऐसे ऐसे हिलने लगी और सिल्क क्लॉथ भी ऐसे हिलने लगा। क्या रीजन हो सकता है, इसका मतलब है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 2। जो भी कर्म कांड हुआ है वो इसी स्टेप में हुआ है। अब वो कौन से स्टेप है सर, इस स्टेप में। और यहां पर एक्चुअल में क्या कराया गया था सर, यहां पर कराया गया था सर रबिंग। क्या कराया गया था, रबिंग। अब यहां पर बहुत बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सर इस रबिंग की वजह से ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड इन रबिंग ड्यू टू विच ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ both became attracting each other। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, आप रोड में जा रहे हैं, ठीक है, आप रोड में जा रहे हैं, भाई क्या हुआ, एक लड़का ऐसे रोड में जा रहा है, ठीक है, एक लड़की ऐसे रोड में जा रही है, ठीक। अब पॉइंट क्या है, ये लड़का है, लड़का मतलब सुंदर बालक है, सुंदर बालक का मतलब बॉय मान लेते हैं, ये सुंदर कन्या है, गर्ल मान लेते हैं। तो अब आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके सामने से तो 1000 लड़के 1000 लड़कियां निकल जाते हैं, बट आप किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, आप उसकी तरफ नहीं भटकते। लेकिन जो अगर इस सुंदर बालक को कोई सुंदर कन्या पसंद आ गई तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ रहे हैं। अब अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साहब इसको प्यार हो गया है, करेक्ट है कि नहीं, इसको प्यार हो गया, इसकी वजह से अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे के पूरे स्टेप में भी सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से क्या हो गया है, प्यार हो गया है, इसी वजह से ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब याद रखिएगा ये जो प्यार वर्ड मैंने यहां पर बोला, इसी प्यार वर्ड का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस वर्ड से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही है, और यहां पर यह समझने की जरूरत है कि इस रबिंग की वजह से ऐसा क्या हुआ कि भाई ये इसको क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। अच्छा यहां पर एक पॉइंट और समझने की जरूरत है कि एक बात आपको यहां समझने की जरूरत है कि देखिए मैंने यहां पर आपसे कहा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने यहां पर और किसी भी चार्ज की बात नहीं किया है, और मैंने यह भी नहीं कहा है कि इसके तरफ पॉजिटिव आ रहा है या इसकी तरफ नेगेटिव आ रहा है, या इसकी तरफ पॉजिटिव आ रहा है इसकी तरफ नेगेटिव आ रहा है। हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि इस पे नेगेटिव आएगा इस पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये बात तो हमको माननी पड़ेगी कि इन दोनों में जो भी चार्ज आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। क्यों एक दूसरे का अपोजिट क्यों होगा,
अभी आप ही बता दीजिए, क्या लड़के को लड़के से प्यार हो सकता है? अब हो सकता है, लेकिन मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो जेन्युइन केसेस में एक लड़के को लड़की से प्यार होगा। मतलब अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भाई नेचर का नियम है, ये नेचर का नियम है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स का नियम है कि भाई जो लाइक पोल्स होंगे, लाइक जेंडर्स होंगे, ठीक है, या लाइक चार्जेस होंगे, ये सब क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है कि नहीं, है करेक्ट। बट वहीं इसी का उल्टा केस अगर ले लें कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक का केस है, अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक पोल्स हैं, हाँ, अनलाइक जेंडर है, सब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको कुछ भी ऐसा लगे कि भाई ये रटा रटाया लग रहा है, आप यही चीज अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, है कि नहीं। सुंदर बालक के पास सुंदर बालक आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुंदर बालक के पास सुंदर कन्या आएगी तो अच्छा लगेगा। ये समझने वाली बात है कि नहीं। अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट जेंडर के साथ होता है, अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्ज के साथ होता है, और अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट पोल के साथ होता है, ठीक है। यहां पर जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग याद करेंगे सर, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या विजुअलाइज किया सर कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या करेगा बताइए, अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया सर। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा सर, एक दूसरे को भगाएंगे, एक दूसरे से रेपेल करेगा। रेपेल मतलब क्या करेगा, रेपेल करने का मतलब एक दूसरे को भगाएगा, मतलब पुश करेगा एक दूसरे को। अट्रैक्शन का मतलब पुल करेगा अपनी तरफ, ठीक है जी। अब इसी तरीके से नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रेपेल करेगा। रेपेल रेपेल का मतलब दूर भागेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नॉर्थ पोल ले लीजिए, मतलब कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसके पास लाए, नॉर्थ है साउथ है। ये तो मैग्नेट वाला गेम तो आपने किया ही होगा, करेक्ट। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। अब नॉर्थ नॉर्थ को पास लाओगे तो ये ऐसे भगेगा, ये भी ऐसे भगेगा। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम पोल क्या हुआ, रेपेल हो गया ना। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कि पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। मतलब नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रेपेल करेगा। सिमिलरली साउथ साउथ होगा, साउथ ये नॉर्थ ये, फिर इसी तरीके से साउथ ये नॉर्थ ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन 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 अगर आपने इसको नॉर्थ ले लिया और इसको क्या ले लिया, साउथ ले लिया, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यही चीज चार्जेस, ये हो गया चार्जेस के लिए, ये हो गया आपका मैग्नेट्स के लिए, मैग्नेटिक पोल्स के लिए, ठीक है। सेम चीज एप्लीकेबल फॉर जेंडर ऑल्सो, करेक्ट, जेंडर ऑल्सो, ठीक है। अपने ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर सुंदर बालक क्या होगा सर, रेपेल होंगे, करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से सुंदर कन्या क्या होगा, ये भी रेपेल हो गए, करेक्ट। लेकिन सुंदर बालक और सुंदर कन्या क्या होगा सर, अट्रैक्ट होंगे सर, ठीक। तो कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है तो ठीक, ये कंसेप्ट समझ में आता है तो ठीक। नियम वैसा का वैसा रहेगा, क्या कि सेम थिंग, ठीक है, रेपेल दूर भागते हैं और अपोजिट थिंग्स अट्रैक्ट, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल लॉ है और ये कभी भी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो
तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा सेकंड डिस्कशन है। यहां पर अगर कोई डाउट आया हो तो पूछ लीजिए। ठीक, यहां पर कुछ भी अगर डिस्कशन हो आपका तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। आगे बढ़े, चलिए। तो हमारा मेन डिस्कशन क्या था? मेन समझने वाली बात क्या थी? मेन समझने वाली बात थी कि हमें यह पता लगाना था कि एक्चुअल में चार्जेस की जो हम बात कर रहे हैं वो है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा, रबिंग की वजह से चार्जेस जनरेट कैसे हुए, ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है कि रबिंग की वजह से चार्जेस कैसे बने, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चार्जेस क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम चार्जेस के बारे में जाएं, ठीक है, अगर हम चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, व्हाट आर चार्जेस, तो हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा हूं सर चार्ज क्या होता है। देखिए, तो चार्ज इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, मतलब क्या है? चार्ज एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच when acquired on any body either attracts or repel another body। जरा समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या कह रहा है कि चार्ज वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, चार्ज मतलब एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है जो कि अगर किसी बॉडी में आ जाए, ठीक है, जो कि किसी बॉडी पे अगर आ जाए, मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आ गई तो क्या होगा? या तो आदमी, या तो एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या तो रेपेल करेगा। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही, इसका मतलब बॉडी में चार्ज है ही नहीं। क्या नियम बना सर? यहां पर क्या नोट बना? नोट ये बना, अच्छा, चार्ज का उल्टा क्या होगा? चार्ज का उल्टा होगा न्यूट्रल। चार्ज का मतलब, चार्ज का उल्टा क्या होगा? न्यूट्रल। तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होगी तो नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, करेक्ट? नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, ना तो अट्रैक्शन होगा और ना तो रिपल्शन होगा। समझ में आ रही बात? अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो ना तो अट्रैक्शन होगा और ना तो रिपल्शन होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, इसका मतलब दो कंडीशन होगी, या तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और या तो रेपेल करेगा, और कोई तीसरा केस पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, आई रिपीट, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो ना तो वो अट्रैक्ट करेगा ना तो रिपेल करेगा, लेकिन अगर वो चार्ज्ड है तो या तो अट्रैक्ट करेगा और या तो रेपेल करेगा। यही दो कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और कोई तीसरी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो व्हाट आर चार्जेस सर? तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो सर ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसे आप डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की जो कहानी थी वो हमें यह समझ में आया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अगर किसी बॉडी पे दे दी जाए तो क्या होगा? या तो वो अट्रैक्ट होगी या तो वो क्या होगी?
रेपेल होगी। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भक्ति क्या है, जैसे लोग कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं भक्ति क्या है, तो कहा कहते हैं ना कि भक्ति वो भावना है कि जिसपे आ जाए तो रम जाता है वो, है कि नहीं। कुछ लोगों के लिए वो पागल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो सन्यासी हो जाता है, तो वो एक भाव है। उसी तरीके से जो हमारा चार्ज है ना, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब तक जिसके ऊपर नहीं है तो ना तो उसमें कोई अट्रैक्शन होगा ना तो कोई रिपल्शन होगा, उसे न्यूट्रल कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर्टी वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आएगी, क्या होगा, या तो वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने लगेगी अपनी तरफ, और या तो क्या करने लगेगी, रेपेल करने लगेगी, और कोई तीसरा केस पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहें तो मैं यहां पे नोट में चिपका सकता हूं, क्या, ओके, नो अदर वे इज पॉसिबल, और कोई वे पॉसिबल ही नहीं है। या तो वो अट्रैक्ट करेगा और या तो वो रेपेल करेगा, और कोई, मैंने कहा ना कि कोई तीसरा केस नहीं है सर। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। चलिए अब एक पॉइंट और मैं यहां पे देना चाहता हूं, क्या, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं। देखिए, जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है सर, फिर से वंस अगेन सर, क्या, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, जैसे आपको फ्रिक्शनल का मतलब होगा सर फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल का मतलब यहां पर वही है, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मतलब आपको पता है घर्षण, ठीक है, आपको बहुत प्यार से पता है घर्षण। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है सर, अपोजिंग फोर्स होता है, करेक्ट। कैसा फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। और अपोजिंग फोर्स की वजह से मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई काम करने वाले होंगे तो ये आपको अपोज करेगा, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। और आपको अगर याद हो, जो सेकंड स्टेप था, अगर आपको याद हो, इस वाले स्टेप में मैंने आपसे क्या बताया था कि यहां पर रबिंग ही वो स्टेप है जिसकी वजह से इनमें चार्जेस आए। अदरवाइज पहले तो ये ऐसे भी पास पास लटके थे, इनमें कोई चार्ज नहीं था। अब अगर आप ध्यान से देखें, जो मैंने आपको चार्ज की डेफिनेशन बनाया है कि भाई आप सोचिए, ये पहले लटके थे, इसका मतलब ये पहले कैसा था भाई, न्यूट्रल था, सही बात है, ये न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था, तो दोनों न्यूट्रल थे। तो जब दोनों न्यूट्रल थे तो ना तो अट्रैक्ट कर रहे थे ना तो रिपेल कर रहे थे, सही बात है कि नहीं। ना तो रिपल्शन था, नो रिपल्शन, और नो अट्रैक्शन। अगर गलत लग रहा है तो बताओ, सही बात है, जो मैंने बात बोली सही है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये साला एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 100% पक्का इन पे कुछ ना कुछ तो आया है, कुछ ना कुछ तो ये लोगों में मदहोशी छाई है, कुछ ना कुछ तो इनके अंदर हुआ है। और सर वो क्या हुआ है भाई, ये चार्ज हो गया है और ये भी क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने चलो ये तो मान लिया कि ये चार्ज हो गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा। डोंट वरी, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि किस पे क्या चार्ज आया है, बट अभी ये जानना जरूरी है कि इन पे कुछ आया है जिसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस बात की क्लैरिटी अगर आपको आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो डिस्कशन क्या चल रहा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सर। क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए ऐसे ऐसे आप ऐसे सब लोग अपने ऐसे हाथ निकालेंगे और करना क्या है, मेरे साथ सब लोग अपने ऐसे हाथ को रब करेंगे, ऐसे सब लोग। देखिए मैंने क्या बोला, 2 हाथ लेना है और सबको अपने साथ ऐसे 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 रब करना है। बहुत तेजी से रब करिए, जैसे मैं रब कर रहा हूं। बहुत लोग बढ़िया आराम से, कुछ फील हो रहा है आपको, गरम गरम कुछ लग रहा होगा, करेक्ट, लग रहा है गरम गरम लग रहा है, मुझे भी गरम गरम लग रहा है, ठीक है। तो क्या हाथ में चिंगारी निकली, क्या
नहीं निकली होगी, हाँ नहीं निकली होगी। हाथ में जलन हो रही है, हल्की हल्की सी असर गर्मी लग रही होगी, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए कि जब आपने अपने हाथों को एक दूसरे से रब किया तो गर्मी पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस हाथ में ग्रीस लगा लूं और फिर रब करूं तो क्या ये गर्मी पैदा होगी? सर नहीं, गलती गर्मी पैदा होगी। इसका मतलब क्या है कि बोथ मतलब जो हाथ है हमारे, ठीक है, जो हाथ है हमारे, सर ये जो हाथ है हमारे, ठीक है, पता नहीं क्या बन गया हाथ के नाम पे कलंक, ठीक है। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे हाथ हैं, ठीक है, जो हमारे ये हाथ हैं, अगर आपने देखा हो तो हमारे हाथ में सर ये लकीरें होती हैं, ठीक है, हाथ में ये लकीरें होती हैं। तो सर ये जो लकीरें होती है ना, इनकी इनकी वजह से क्या होता है सर? फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन, ठीक है। जो हमारे हाथों में रेखाएं होती हैं उनकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। और इन फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इस हाथ को आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है? रब करने से रोक रहा है। मतलब यहां पर फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है। और क्योंकि अपोज कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है सर? हीट प्रोड्यूस हो रही है। वाह सर, क्या कंसेप्ट है सर? हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो सर मैं यहां पे समझना क्या है कि हमको ये समझने की जरूरत है कि सर ये हीट इतनी इनफ नहीं थी कि हमारे आंखों में चिंगारी लग जाए या हमारा हाथ जल जाए। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है कि यही एक्सपेरिमेंट अगर आप माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे परफॉर्म करें तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा यहां पर हमें केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। क्या केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी? समझने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं कि ये बताइए, आप सब लोग जानते हैं कि हम भी एटम से बने हैं, आप भी एटम से बने, इस दुनिया में हर चीज एटम से बनी है, करेक्ट? मतलब हर चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। यस और नो? एटम से बनी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी एटम में क्या होता है सर? अंदर न्यूक्लियस होता है, करेक्ट, और बाहर क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी। बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, E माइनस, ठीक है, और अंदर पॉजिटिव होता है, प्लस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सबको पता है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर एक समझने वाली बात है, क्या कि जब हम दोनों हाथ को रब कर रहे थे, ठीक है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जब हम दोनों हाथ को रब कर रहे थे तो एक दूसरे के एटम आपस में रब हो रहे होंगे? क्या हम ऐसा मान सकते हैं? बताइए हाँ या ना। सर बिल्कुल पॉसिबल है कि जब हम एक दूसरे के हाथ को रब कर रहे होंगे तो हमारे हाथ जो कि एटम से बने हैं वो भी एक दूसरे से रब हो रहे होंगे। बोलिए हाँ या ना। सही बात है। तो मान लेते हैं ये मेरा लेफ्ट हैंड था और ये मेरा राइट हैंड था, तो मैंने ये लेफ्ट हैंड का एटम बना दिया और मैंने राइट हैंड का एटम बना दिया। अब होगा क्या कि जब हम इनको साथ में रब कर रहे थे तो हमारे हाथों को तो गर्मी फील हुई और हमारे हाथों में प्रोड्यूस होने वाली हीट इतनी इनफ नहीं थी कि हमारे हाथों में आग लग जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन दोनों के रब कराने से जो यहां पर हीट जनरेट हुई, क्या जनरेट हुई? हीट। ये हीट एक तरीके की क्या थी सर? एनर्जी थी। क्या थी? एनर्जी थी। समझ रहे बात को? ये क्या थी? एनर्जी थी। तो होता क्या है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जैसे ही ये एनर्जी मिली तो हुआ क्या, इस एनर्जी को पाके इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया? जैसे ही उसको एनर्जी मिली तो उसने क्या कर दिया? अपने शेल को छोड़ दिया। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, मतलब जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो क्या करेगा? एनर्जी पाके बाहर आ जाएगा, एनर्जी पाके बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर कूदने लगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब होगा क्या, आपको एक बात समझने की जरूरत है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, क्या होता है? जहां पर भी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या बोले? जहां पर भी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि आपको ऐसे समझने की जरूरत है कि आपके ऊपर अगर कोई भार हो, बहुत बड़ा भार हो, और वो आपसे कोई छीन ले
या वो भार अगर आपके ऊपर से हटा दिया जाए तो आपको सुकून फील होगा, अच्छा फील होगा। वैसे ही होता है, आपको जो अच्छा फील हो रहा है ना, मतलब पॉजिटिविटी आती है कि नहीं आती? आती है। अगर आप कोई गलत काम करें हो और वो गलत काम निकल जाए, तो गलत काम को अगर हम नेगेटिव मान लें, तो अगर वो गलत चीज हमारे शरीर से चली जाए, हमारे अंदर से गलत चीजें हट जाए, तो क्या होगा? पॉजिटिव फील होता है। तो इसका मतलब यही कंसेप्ट आपको यहां लगाना है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो जहां से निकला है उस बंदे को बड़ा पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि नेगेटिव चीज निकल गई है। जब नेगेटिव चीज निकल गई तो यहां पर ऑटोमेटिक क्या जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। इसीलिए नियम बोला जाता है कि जहां पर भी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब पॉइंट ये है कि भाई, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यहां पर बन गया होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। अब आपको एक समझने की जरूरत है, क्या ये दोनों, अब एक बात समझिए, एक चीज होती है जिसको बोला जाता है सिस्टम। ठीक है, एल्विस भाई का सिस्टम की बात नहीं कह रहा हूं, एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। सिस्टम का मतलब है, क्या ये बताइए, जब हम अपने हाथ को आपस में रब कर रहे थे, तो क्या ये सिस्टम था? यस सर, ये सिस्टम था। इसी तरीके से मैं एक बात बताइए, यहां पर एक सिस्टम बना हुआ है, जिस सिस्टम के, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हम ये लेक्चर डिलीवर कर पाते आप तक? नहीं। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब एक तरीके से ये होता है कि जहां पर भी दो बॉडीज साथ में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हो ना, वो ऑटोमेटिक एक इकोसिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। क्या बोला? इकोसिस्टम। मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाई सर? इन दोनों ने आपस में बनाया एक सिस्टम। कैसा सिस्टम बनाया? आपस में एक सिस्टम बनाया। ठीक है। अब इस सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, क्या रखने के लिए? बैलेंस रखने के लिए। अच्छा, आपको अब ये बात याद रखिएगा कि मैं ये सारे कंसेप्ट क्या कह रहा हूं, ये कंसेप्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, क्योंकि जो चार्ज है ना, वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? यूनिवर्सल फिनोमिना। यूनिवर्सल फिनोमिना। और यूनिवर्सल फिनोमिना का मतलब है कि इसे नेचर कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति से कंट्रोल करती है। ठीक है, किसी बॉडी पे क्या चार्ज आना है, क्या चार्ज नहीं आना, ये प्रकृति डिसाइड करती है, नेचर डिसाइड करता है, मतलब यूनिवर्स डिसाइड करता है। अब समझने वाला पॉइंट यहां पर यह है कि मुझे एक बात बताइए, आपको पता होगा कि जितने लोग इस दुनिया में मरते हैं उतने लोग ही पैदा होते हैं। तो नेचर क्या करता है? इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जितने लोग मरते हैं उतने लोग पैदा भी करते हैं। बराबर है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर आपको इस सिस्टम को बैलेंस रखना है, इस सिस्टम को अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, किसमें रखना है? इक्विलिब्रियम। मतलब अगर बराबर रखना है इस पूरे सिस्टम को, तो अगर किसी ने भाई, आपको ये समझने की जरूरत है कि जाहिर सी बात है, किसी का ब्रेकअप होगा तभी तो आपकी शादी होगी, ये समझने की बात है हम लोगों की। ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई तो एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि विद इन द सिस्टम सिर्फ दो बॉडीज है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, या ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड से निकला है, तो लेफ्ट हैंड को इसे क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई, अगर ये सिस्टम का पार्ट है, ये सिस्टम का पार्ट है, मतलब अगर ए और बी किसी सिस्टम का पार्ट है, किसका पार्ट है? किसी सिस्टम का पार्ट है, और इस सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में रखना है। किसमें रखना है? इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब बराबर में रखना है। तो यहां से मतलब अगर ये न्यूक्लियस है और इसमें प्लस 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 ऐसे बैठा हुआ है, और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो लावारिस बना तो नहीं टहलता रहेगा, तो नियम क्या है कि इसको वापस ये क्या करेगा? गेन कर लेगा। क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, तो गेन करने की वजह से इसके ऊपर एक चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, और यहां पर क्या हो गया? इस पे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा इसको, तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो अगर अभी भी आप देखें तो जो नेट चार्ज है वो बैलेंस है। कैसे भाई? अगर मान लीजिए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां पे +1 आ गया। अच्छा, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया?
एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पर क्या हो गया, -1 हो गया। तो अगर आप टोटल चार्ज देखें तो अभी भी ये कितना होगा, 0 ही होगा। देखिए +1 प्लस ऑफ -1 कैंसिल आउट होकर क्या हो गया, 0। और पहले भी क्या था, 0 था। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम तो अभी भी मेंटेन है, बस फर्क ये हुआ है कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो दो नियम आ रहे हैं, क्या सर, नियम नंबर 1 कि अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है सर, वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज होगी। और दूसरा क्या है, अगर बॉडी ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो इसका मतलब उस बॉडी में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा सर। बहुत बढ़िया, ये दो कंसेप्ट है, इसको दिमाग में आपको रट के रख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन सर, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर क्लियर हो रही है, क्या सर, इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर चार्ज पैदा किसकी वजह से हुआ, रबिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा, रबिंग किसकी वजह से पैदा हुई थी सर, हीट की वजह से। मतलब हीट, मतलब जब आपने रबिंग किया तो हीट हुई, और ये हीट किसकी वजह से पैदा हुई सर, ये पैदा हुई किसकी वजह से, फ्रिक्शंस की वजह से, करेक्ट है कि नहीं। अच्छा, और मुझे एक बात बताइए, ये जो चार्जेस थे, ये जो चार्जेस थे, क्या इधर उधर कहीं भागे क्या, ये बताइए, ये जो चार्जेस थे ये कहीं भागे, नहीं भागे, ये कहीं पर भी, ये कहीं नहीं भागे, ये विद इन द सिस्टम थे। कहां थे, विद इन द सिस्टम थे, विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम। विद इन द सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक बात समझिए, आप अपने घर में कितना भी भाग लीजिए, कितना भी दौड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको घर के अगर आप अंदर हो तो आपको घर के अंदर आप कितना भी दौड़ लीजिए, कितना भी भाग लीजिए, उसे आउटडोर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सिस्टम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम ले, इसे हमेशा क्या बोला जाएगा कि ये किसमें है, रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है। इसका मतलब क्या पता चला कि जो चार्जेस हैं जो पैदा हो रहे हैं वो किसमें है, रेस्ट में। इसका मतलब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब बना किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से, तो क्या हम इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल सकते, बोला जा सकता है ना भाई, तो अपन इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारा का सारा डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू पोस्टमार्टम शाला। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।